नमस्कार दुर्गेश जी, डीडी मॉर्निंग शो में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है डीडी में आकर? बचपन का हिस्सा था? बचपन का हिस्सा था, बहुत 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 पुराना नॉस्टैल्जिया है। हाँ। और मतलब डीडी आके ऐसा लगता है कि यार अपने देश वापसी होती है, इस तरह का एक वतन वापसी का एक फीलिंग आती है। और बचपन से जितने भी प्रोग्राम थे वो तो हम देखते थे केबल टीवी आने से पहले, तो दूरदर्शन आके ऐसा लग रहा है कि अपने घर आना हुआ है। घर आना हुआ है सच में। बिल्कुल। और सर अगर बात करें आपकी सीरीज गुल्लक 2 की, तो सर गुल्लक में जो भी सीन्स हैं सारे काफी रियलिस्टिक लगते हैं। जैसे मम्मी का जो सीन है किचन में, और भी पापा जी का जो भी सीन है, तो सारे सीन्स काफी रियलिस्टिक लगते हैं। तो रियल लाइफ से इंस्पायर होके लिखा है या आपकी कोई कल्पना थी ऐसी, क्या था? देखिए, गुल्लक लिखते समय ये था कि मुझे कैमरा लगाना है लोगों के घरों में, और ये फीलिंग थी कि मैं अगर कैमरा लोगों के किचन में, लोगों के आंगन में और लोगों के ड्राइंग रूम में लगा दूंगा, तो लोग जिस तरह की बातें करते हैं वो सबको समझ में आएंगी कि परिवार के बीच नोक-झोंक होती है। क्योंकि हम 90s में पैदा हुए, 90s में हमारी अपब्रिंगिंग वाले बच्चे हम लोग हैं, तो हमको ये लगता था कि यार उस समय जॉइंट फैमिलीज होती थी, संयुक्त परिवार होते थे, और एक घर में 10 लोगों का 12 लोगों का खाना बनता था, और महिलाएं किचन में ज़्यादा समय बिताती थी अब की तुलना में। तो मैंने अपनी माँ को देखा, अपनी चाचियों को देखा, अपनी मौसी को देखा, अपनी बुआ को देखा, सबको किचन में काम करते हुए देखा। और वो जर्नी देखी जब वो जूसर मिक्सर ग्राइंडर के लिए लड़ाई लड़ती थी। एंड मर्दों को तो वो चटनी पसंद थी, सिलबट्टे की पिसी हुई, पर वो पीसते तो थे नहीं, और पीसती महिलाएं थी। तो अगर गुल्लक सीजन 2 अगर आप देखें, उसमें एक एपिसोड है जिसमें माँ किट्टी पार्टी के पैसे से जूसर मिक्सर ग्राइंडर खरीद के लाती है, और मर्दों को बुरा लगता है कि तुम वॉशिंग मशीन या टीवी क्यों नहीं लाई। तो बोलते मुझे इसकी जरूरत है। सब देखा हुआ है, सब जिया हुआ है, और उसी का निचोड़ डाला है गुल्लक में। तो इसीलिए वो देश में लोगों को, स्पेशली महिलाओं को बहुत पसंद आता है वो शो, और परिवारों को बहुत पसंद आता है। बिल्कुल। और ऐसा लगता है जैसे कि आप उस परिवार का हिस्सा है। उस पूरी सीरीज में मैं ये कहूंगी कि जितने भी एपिसोड्स हैं और जो भी कहानियां हैं और जो कुछ भी घटनाएं उसमें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि हम सबने वो घटनाएं जी हैं। जी, मध्यवर्ग की वही खूबसूरती है। अगर आप देखें कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, और उसमें भी सबसे बड़ा मध्यवर्ग है। और अगर आपने एक रिलेटेबल किस्सा कह दिया तो सबको लगता है कि ये हमारे घर में भी हुआ। जैसे सिबलिंग राइवलरी, गुल्लक 2 भाइयों की कहानी है, बड़ा भाई छोटा भाई बड़ा होना चाह रहा है, और बड़ा भाई छोटे भाई को दबाना चाह रहा है। जैसे ही मैं ये कहूंगा तो ऐसे लगेगा कि सारे बड़े छोटे भाई के जितने इक्वेशन है इस देश में, जितने परिवार, उनको लगता है हाँ हमारे साथ तो यही हुआ था कि हमारे बड़े भाई ने हमको बड़ा होने ही नहीं दिया, और छोटा भाई जो होता है उसको जल्दी से बड़ा हो जाना होता है। सो वो आपको हर परिवार की कहानी है, हर घर की कहानी है, घर की कहानी है। इसीलिए जब मैं लिख रहा था तो मुझे ये नहीं लगा था कि ये इस देश में इस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा। और सिर्फ देश नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मेल्स कनाडा से, यूएस से, यूके से, जो अप्रवासी भारतीय हैं, जो यहाँ से चले गए हैं, परिवार उनका यहीं छूट गया है, पर वो उनके मेल्स और उनके फोन्स भी आते हैं कि ये आपने हमारे बचपन की कहानी बता दी। तो रिलेटेबिलिटी बहुत हाई है गुल्लक की, और इसीलिए उसके 4 सीजन बन चुके हैं, 6 सीजन अभी आगे और आने वाले हैं। तो इंडिया का सबसे ज्यादा सीजन बनने वाला शो अभी आगे कुछ दिनों में आपको पता चलेगा। अगले 2-4 साल में उसके 10 सीजन होने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये कहानियां थी जिन्होंने आपको राइटर बनने पे इंस्पायर कर दिया? आप तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय से एडवर्टाइजिंग कर रहे थे आप? जी, एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग से सडनली राइटिंग में ये जो आपका जो रुख था वो बदल गया, उसका कारण क्या था? एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई की थी मैंने भोपाल से, पर एडवर्टाइजिंग में भी आप 30 सेकंड में कहानियां कहते हैं, पर प्रोडक्ट के लिए कहते हैं। स्टोरी टेलिंग का जो मैं कहूँगा एक अंदर से कहीं पे एक हिस्सा मेरा था जो स्टोरी टेलिंग में बिलीव करता था, और साहित्य ने उसको बहुत सपोर्ट किया, लिटरेचर। क्योंकि जब मैं भोपाल पहुंचा, अपने विश्वविद्यालय पहुंचा, और वहाँ पे जब मैंने लाइब्रेरीज देखी और किताबें पढ़ी, हिंदी साहित्य स्पेशली, अंग्रेजी मेरे ग्रेजुएशन का विषय था, पर हिंदी मैंने अपने विज्ञापन के दिनों में पढ़ा, और मुझे लगा इतनी बड़ी दुनिया है और जीवन से बहुत दूर खड़ी है। और जीवन में तो बहुत दुख होते हैं ना, कहानियों में आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी कहानी आपको पढ़नी है। तो मुझे लगा मैं सुख की कहानियां कहूँगा, मैं परिवार की कहानियां कहूँगा, और इसीलिए वहाँ से विज्ञापनों में मैंने जो भी फिल्में लिखी, जिन जिन कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में मैंने काम किया, उनमें मैंने
सैनिटरी पैड से लेके आटे के ब्रांड से लेके आइसक्रीम से लेके कोला ब्रांड सबके विज्ञापन लिखे, 30-30 सेकंड की कहानियां लिखी। वो अभ्यास चलता रहा। मैंने स्टार्ट किया था रेडियो से, नीलेश मिश्रा का शो आता है यादों का ईडेन बॉक्स विद नीलेश, मैंने करियर वहां से स्टार्ट किया था। वहां भी मैं कहानियां लिखता था। अखबार में मैं जब लिखता था, जब मैंने स्टार्ट, जैसे आपने पूछा पत्रकारिता में मैं क्राइम की कहानियां लिखता था। तो मेरी जर्नी अगर आप देखें तो मैंने शुरू की थी अपराध की कहानियां लिखने से, फिर मैं रेडियो में गया और फिर विज्ञापनों में प्रोडक्ट की कहानियां लिखा। तो मैं लिखाई मेरी जो हुई है हर क्षेत्र में हुई, और उसने आगे आके मुझे बहुत सपोर्ट किया। कुशनिंग बहुत बड़ी है। अगर आपका अभ्यास लिखने का है तो आपको सपोर्ट बहुत बड़ा मिलेगा आगे। लॉन्ग फॉर्मेट, जब मैंने गुल्लक लिखने से पहले इतनी लिखाई हो चुकी थी मेरी कि मुझे लगा कि मैं बहुत तेजी से गुल्लक इसीलिए लिख पाया। लेकिन क्या एक शिफ्ट सा महसूस होता है जब आप एक शॉर्ट फॉर्मेट 30 सेकंड ऐड के लिए लिख रहे हैं, वहां से आप ओटीटी के लिए लिख रहे हैं जो कि इतना लॉन्ग फॉर्मेट है, कम से कम 8-8 एपिसोड्स एक सीरीज में आपको लिखने पड़ते हैं? बहुत बड़ा शिफ्ट है एक्चुअली, छोटा शिफ्ट नहीं है। 30 सेकंड में लिखना भी आसान नहीं है, लेकिन जब आप आधे घंटे का या 40 मिनट का एक एपिसोड लिखते हैं तो आपको समझ में आता है कि 10 कैरेक्टर से आप डील कर रहे हैं, 10 किरदारों की बैक स्टोरीज आपको देनी है। बड़ा आपने सही कहा, बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ग्रामर भी अलग है राइटिंग का। विज्ञापन के लिए लिखना, रेडियो के लिए लिखना और सिनेमा या ओटीटी के लिए लिखना, उसका ग्रामर अलग है। और वही आपको सीखना पड़ता है। बट कोर में ना एक स्टोरी टेलिंग का, जैसे आप चेखव की या नेरुदा की या फिर आप शॉर्ट स्टोरीज, अगर आपको शॉर्ट स्टोरीज की समझ है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपको लघु कथाओं की समझ है तो आपको स्क्रीन राइटिंग करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी लघु कथाएं 3 एक्ट फॉर्मेट में होती है। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, कोई भी आप लघु कथा किसी की भी उठा लीजिए, वो 3 एक्ट फॉर्मेट में। अगर आपको वो पता है तो आप उसको सीख लेंगे। तो मुझे शॉर्ट स्टोरीज लिटरेचर में बहुत पढ़ता था, उससे बहुत हेल्प मिली। पर ग्रामर चेंज है, आपने बिल्कुल सही कहा, ग्रामर बिल्कुल बदला हुआ। बिल्कुल। तो सर, जैसे हिंदी सिनेमा के लिए लिख रहे हैं या फिर वर्ल्ड सिनेमा के लिए लिख रहे हैं, क्या फर्क आता है दोनों में? मतलब देखिए, डेवलपिंग कंट्री है हम, विकासशील देश है, हमारी समस्याएं अलग हैं, हमारे मुद्दे अलग हैं। वहां पे जो कहानियां 20 साल पहले कही जा रही थी यूएस में या वेस्ट में, अगर आप देखें, और ओटीटी जैसे अभी हमारे यहाँ आया है, उनके यहाँ का टीवी, मतलब 80s 90s में जो टीवी था यूएस में, अब वो हमारे यहाँ ओटीटी पे वो प्रोग्राम्स आ रहे हैं। आप सोप्रानोस देखो, आप ब्रेकिंग बैड देखो, बड़े शो जो अब हम नेटफ्लिक्स पे या ओटीटी पे देख रहे हैं, वो वहाँ पे 20 साल पहले ब्रॉडकास्ट हो चुका है। तो एज अ कंट्री हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज की ओटीटी आने के बाद से एक स्पेक्ट्रम ओपन हो गया है बड़ा, और उनकी कहानियां हम नहीं कह पाएंगे, हमें कहनी भी नहीं चाहिए। हम कहानियों का देश है, मतलब उनके पास तो एक रीजन है, एक भाषा है। आप देखिए ना कितनी खूबसूरती है यहाँ पे, कि इतना बड़ा देश है। और केरला से आप अगर स्टार्ट करें, 13 जिले पड़ते हैं केरला में, पर उनका सिनेमा देखिए आप। फिर आ जाइए आप साउथ की 3 और स्टेट हैं, तमिलनाडु का अलग सिनेमा है, आंध्रा का अलग सिनेमा है, और उसके बाद आप कन्नड़ में, कर्नाटक में आ जाइए, उनका अलग सिनेमा। 4 स्टेट, 4 अलग सिनेमा, कितना खूबसूरत है। हिंदी का एक हिंदी की एक पूरी पट्टी है जो बंबई से जो चलती है। महाराष्ट्र का अलग सिनेमा, मराठी सिनेमा, बंगाल का अलग सिनेमा। ये खूबसूरती सिर्फ इसी देश में है। एज राइटर, एज क्रिएटर, एज एन आर्टिस्ट, आपको प्रिविलेज फील होना चाहिए कि आप इस देश में पैदा हुए हैं और आप चाहे जिस भाषा में कहानियां कह सकते हैं। देखिए, भाषा का भी कोई बैरियर नहीं होती। अगर मुझे कोई कहानी कहनी है, फॉर एग्जांपल तेलुगु में कोई कहानी मुझे अल्लू अर्जुन को जाके सुनानी है, तो अल्लू अर्जुन को मुझे तेलुगु में लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे उनको सोल सुनाने की जरूरत है। दिस इज योर वर्ल्ड, दिस इज द स्टोरी, आप बताइए आपको करना है कि नहीं। पिक्चर के डायलॉग्स तेलुगु में होंगे, पर पिक्चर की कहानी किसी भाषा में हो सकती है। उनको समझ में आई तो वो करेंगे। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, राइटर्स हैं, जो साउथ की इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं और हिंदी के लोग हैं। और ये खूबसूरती और ये फ्रीडम आपको इसी देश में मिलेगी, जो कि वेस्ट में नहीं है। वहाँ पे एक लैंग्वेज है और एक सिनेमा है। पर ओटीटी के आने से पहले, ओटीटी के आने के बाद तो खैर मुझे लगता है कि दृश्य थोड़ा सा बदला है। लोग तो कहते हैं कि लोग ये देखना पसंद नहीं करते, पर मुझे नहीं लगता कि लोग देखना पसंद नहीं करते। शायद हम उन्हें परोस ही नहीं रहे थे जो वो खाना चाह रहे थे। देखिए, ओटीटी के आने के बाद से ना स्पेक्ट्रम डेफिनेटली बदला है। और एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, लोगों का एक्सपोजर भी बदला है। एक थिएटर होता था, फ्राइडे आप जाते थे, वीकेंड पे जाते थे परिवार के साथ, आप देखते थे। पर आपके पास एक डिवाइस है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, आप कभी भी कुछ भी क्लिक करके हिंदी डब में देख सकते हैं आप ना। और आपका टेस्ट चेंज हो रहा है, एज अ व्यूअर आपको एक्सपोजर मिल रहा है। लोग देखने के लिए भूखे हैं। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, हम परोसते नहीं हैं, क्योंकि सिनेमा और ओटीटी भी एक बिजनेस है। अगर आप देखें, ये व्यवसाय है, और व्यवसाय हमेशा जो लोग जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनका मानना होता है कि सेफ थोड़ा सा चला जाए, सो दैट रिटर्न आए। और वो रिटर्न की उम्मीद करके
और वो इन्वेस्टमेंट को सेफली प्लान करते हैं, इसलिए वो रिस्क नहीं लेते हैं। और वो रिस्क से बचने के लिए कई बार आपको वही कहानियां मिलती हैं जो आपको लगता है अच्छा मैं देख चुका हूँ या मैं देख चुकी हूँ, और मैं तो उस वजह से थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारी कम है। पर ओटीटी के आने के बाद से वो चेंज हो रहा है। आप ओटीटी में देखें, बहुत सारी कहानियां जो सिनेमा में नहीं बताई जा सकती थी वो ओटीटी में बताई जा रही हैं, इसलिए कई बार सेंसरशिप और उसकी बातें भी उठती हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि वो कहानियां कई बार एक लिमिट के ऊपर चली जाती हैं, पर सिनेमा में वो कहानियां पॉसिबल नहीं थी। और स्पेक्ट्रम बड़ा हुआ है, खुल रहा है, और ऑडियंस भी तैयार हो रही है अलग तरह की कहानियां देखने के लिए। बिल्कुल सर, अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बात करें, सुना है कि आप करण जौहर सर के साथ भी कुछ काम आगे करने वाले हैं, मैडॉक फिल्म्स के साथ भी कर रहे हैं, कियारा अडवाणी की मूवी है। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए, मतलब क्या प्लान है आगे का? देखिए कि मैडॉक के साथ तो फिल्म फ्लोर पे जाने उसकी राइटिंग खत्म हो गई है। स्त्री के जो मेकर्स हैं जिन्होंने स्त्री बनाई है, भेड़िया बनाई है, बाला बनाई है, मुंजा बनाई है, हाँ उन वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कियारा लीड रोल प्ले कर रही हैं, और उसकी राइटिंग 2 साल से चल रही थी। और अगेन जैसा कि मेरी कहानियाँ, जहाँ से मैं आता हूँ, हार्टलैंड से आता हूँ, और मुझे अपने ही रीजन, अपने ही क्षेत्र की कहानियाँ कहनी है, मुझे बाहर की कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहानी जो मैडॉक प्रोड्यूस कर रहा है, शक्तिशालिनी, इसका टाइटल है फिल्म का, 31 दिसंबर की रिलीज डेट है इसी साल की। तो नए साल पे आपको देखने को मिलेगी, ये शूट होने जा रही है। कहानी तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो अनएथिकल होगा, सरप्राइज भी होना चाहिए, पर आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगा। जितना आनंद आपको स्त्री देख के आया था उतना ही आनंद आपको। जैसे कियारा अडवाणी जी ने पहले भी एक फिल्म की है इसी टाइप की, भूल भुलैया 2 जी, तो कुछ वैसा ही कुछ होने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कियारा अडवाणी को इमेजिन ही नहीं कर सकते जिस तरह के किरदार है। हाँ, उनके लिए बिल्कुल नया है, हम सबके लिए बहुत नया है, और होपफुली जनता को बहुत मजा आए देख के। और जब कहानी लिखते हैं, है ना, और फिल्म के लिए मान लीजिए आप कहानी लिख रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि हमने जीवन में जो जिया है ना, उसके इंप्रेशंस तो हम हमेशा कैरी करके चलते हैं, लेकिन समटाइम्स दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक फ्रॉम दोज इंप्रेशंस एंड राइट समथिंग न्यू? कभी ऐसा होता है? बहुत बार होता है, मेकर्स के हिसाब से होता है। आप जिसके साथ काम कर रहे हो, कई बार आप किसी एक्टर को कहानी सुना, जैसे मैं किसी ऐसे एक्टर को कहानी सुनाने गया जिसको हार्टलैंड पता ही नहीं है, हाँ। उनका इंप्रेशन ही नहीं है, तो आपको पहले उनको समझना पड़ेगा, फिर अपनी कहानी को उस तरीके से डालना पड़ेगा, कंसीव करना पड़ेगा। एक राइटर, मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा राइटिंग को 2 तरीके से ट्रीट करता हूँ कि सर्जन ऑपरेशन थिएटर में जाता है और सर्जरी करता है। वो सर्जरी 4 घंटे भी चल सकती है, 6 घंटे भी चल सकती है, डिपेंड करता है कि कब उसको लगता है कि हो गई है। हम रोज लिखने जाते हैं सुबह उठ के, और मुझे नहीं पता मेरी स्क्रिप्ट की सर्जरी कब तक चलेगी। तो मैं अपने आप को सर्जन भी मानता हूँ, और मैं अपने आप को औरत भी मानता हूँ। औरत इसलिए मानता हूँ कि मुझे लगता है मैं अपनी कहानी को 9 महीने से ज़्यादा कंसीव कर रहा हूँ, और वो कंसीव करने की प्रोसेस में मैं उसको तोड़ता हूँ, मोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो उसकी हेल्थ अच्छी हो, और वो जो आप पूछ रहे हैं किसी एक्टर के हिसाब से। और कई बार क्या होता है कि आपके प्री कंसीव नोशंस होते हैं, पर आपको लगता है नहीं, मुझे अपने बच्चे को इस तरीके से बड़ा नहीं करना है, मुझे किसी और तरीके से बड़ा करना है। इसलिए लिखने की प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, और कई बार क्या होता है कि बाहरी फैक्टर जो होते हैं ना, वो आपको प्रभावित कर रहे होते हैं, कि आपके अंदर एक कहानी चल रही होती है, और उसको प्रैक्टिकल दुनिया में लाने के लिए आपको अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। वहीं पे आता है कि आप कितना चेंज के लिए तैयार हैं। अगर वो चेंज के लिए आप तैयार हैं, तो शायद हो सकता है कि हमेशा ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना या कॉम्प्लिसेंसी को ब्रेक करना आपके फेवर में काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी एक्टर, किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर के हिसाब से सोचा कि भाई चलो ठीक है, और सब मार्केट के ट्रेंड बदलते रहते हैं। जैसे कुछ समय क्राइम चल रहा था, फिर एक स्लाइस ऑफ लाइफ का दौर आया, फिर थोड़े टाइम पहले स्मॉल टाउन अगर आप देखें, बरेली की बर्फी और ये सारी कहानियां जो बनी थी, स्मॉल टाउन की कहानी, वो दौर फिर से आएगा। हाँ। एक अभी इंटरव्यू था कुछ दिनों पहले, किसी ने पूछा जावेद अख्तर साहब से कि सर स्मॉल टाउन का पैलेट बहुत डेटेड हो गया है, तो लोग बोर हो जाएंगे स्मॉल टाउन की कहानियां देख के, तो क्या कहानी आगे देखेंगे लोग। तो उन्होंने बोला था कि जो स्मॉल टाउन का जो माइग्रेशन है वो बड़े शहरों पे पीक पे है। लखनऊ, कानपुर, रायपुर, भोपाल के लोग दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में माइग्रेट कर रहे हैं। वहां पे बैठ के वो लखनऊ की कहानियां देखना चाहते हैं, इसलिए बरेली की बर्फी जैसी फिल्में बन रही हैं। पर उन्होंने एक और चीज कहा कि अब जो गाँव का माइग्रेशन है वो छोटे शहरों की तरफ है, लखनऊ की तरफ।
तो लोग गांव की कहानियां देखना पसंद करेंगे। पंचायत उस दिशा में पहला डेंट है। अगर आप देखें कि इस कंट्री का सबसे हिट शो है पंचायत, 28 मिलियन व्यूज है, लोगों ने गांव की कहानी देखी है। अब आप देखिए ओटीटी पे गांव की कहानियों की भरमार है। अगले 2 साल में 5 शो से मैं जान रहा हूँ। फिल्म भी हमने देखी है अभी हाल फिलहाल, लापता लेडीज देखी, उसके रिसेप्शन की बात कीजिए, कितना बड़ा रिसेप्शन रहा है, ग्लोबल रिसेप्शन मिला है। और भी लोग रूरल कहानियों में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग हर दिन फोन आता है कि गांव की कुछ कहानी बताओ, गांव की कुछ कहानी बताओ, और वो एग्जैक्टली वो ट्रेंड है, मार्केट उसको टैप करना चाह रहा है। वो इस कंट्री में आ चुका है कि अब गांव की कहानियां लोग देखेंगे। तो सर जब लिखते हैं आप, तो एक होता है ना कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो एक एनवायरनमेंट होता है कि भाई इस तरीके के एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छे से मैं काम कर पाता हूँ, तो आपका बेस्ट सुटेबल एनवायरनमेंट क्या होता है? समंदर के किनारे। हाँ, मतलब देखिए ये एक कल्पना है। ये एक कल्पना है कि मौसम अच्छा होगा तो मैं लिखूंगा, खिड़की के पास गौरैया के बैठेगी तो मैं लिखूंगा, बारिश हो रही है तब मैं लिखूंगा। जी, फिल्मों में यही देखा है। नहीं होता है, क्योंकि आप टाइमलाइंस होती है आपके लिए, डेडलाइंस होती हैं, और उसके लिए एक प्रोड्यूसर होता है जो आपको पे कर रहा होता है। तो कुछ ऐसा आइडियल टाइमलाइन नहीं वर्क करती है। आपको रोज बैठना है अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे, लाइक अ स्टूडेंट, लाइक अ छात्र, और वो ध्यान लगा के 8 घंटा आपको लिखना है। अगर आप 8 घंटा नहीं लिख रहे, लाइक अ जॉब, इट्स अ जॉब, लीजर नहीं है ये लिखना। और आपको वो करने में अगर मजा आ रहा है तो ही आप लिख पाएंगे। मैं बार बार, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मास मीडिया के जो पूछते हैं कि लिखने का आइडियल टाइम क्या होता है। कोई आइडियल टाइम नहीं होता, बस में भी बैठ के लिख सकते हो, मेट्रो में भी बैठ के लिख सकते हो, आप कभी भी आपको आइडिया। जैसे डॉक्टर राही मासूम रजा करके एक राइटर थे, वो बहुत लंबा लेखन रहा है। वो अपने साथ, मोस्ट ऑफ द राइटर्स, वो अपने साथ पॉकेट, जैसे वरुण ग्रोवर है, अपने साथ पॉकेट डायरीज लेके कहीं भी नोट कर लेते हैं। आइडिया जो आएगा आपको, उसकी उम्र बहुत ऐसा फ्रेजाइल होती है, फट से निकल जाता है। अगर आपने नोट नहीं किया तो निकल जाएगा वो। और इसीलिए वो लिखने का कोई टाइम नहीं होता। आपको जब समझ में आ रहा है आप लिखिए, आपको रोज लिखना है, दैट्स इट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इमीडिएटली आप कुछ, मतलब ऐसे ही कुछ और काम कर रहे हैं दिन का, और कोई आइडिया दिमाग में आ गया, कुछ कल्पना एकदम से आ गई और आपने बहुत बार इसको लिख देता हूँ, बहुत बार होता है। अच्छा, मीटिंग्स के बीच में होता है, आप किसी बड़े एक्टर के साथ बैठे हैं, आपका दिमाग कहीं और चल रहा होता है, तो आपको लगता है कि यार ये अभी 2 मिनट दे दे तो मैं कुछ और लिख लेता हूँ। सबकॉन्शियस में आपकी चलते रहती हैं चीजें एज अ राइटर, और वो अच्छा भी है। अगर सब्जेक्ट्स आपके सबकॉन्शियस में नहीं चल रहे हैं तो आप क्लोज नहीं हो सब्जेक्ट के। ये माना जाता है राइटिंग में कि आपके दिमाग के दूसरे हिस्से में दूसरा आइडिया चलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो लिखना और लिखने के बारे में सोचना, इसके अलावा और क्या इंटरेस्ट है? पढ़ते तो आप हैं, वो हमें पता चल गया, तो और क्या इंटरेस्ट है? मिलना लोगों से, मुझे लगता है कि नए नए लोगों से मिलना। फेवरेट त्योहार कौन सा है? आज तो बस होली आने ही वाली है, कल आज छोटी होली है, तो होली कैसे मनाते हैं? सिनेमा की बात, अगर सिनेमा देखे, फिल्मी आदमी हूँ मैं, तो मुझे लगता है होली कब है होली, मतलब ये सबका फेवरेट है। सो होली तो मतलब मुझे लगता है कि बॉलीवुड के सबसे करीब है होली। अब अगर आप देखें, किसी भी फेस्टिवल इतने गाने नहीं बने हैं जितने होली पे बने हैं। बच्चन साहब से लेके अभी भी ये जवानी है दीवानी से लेके अभी भी जो फिल्में आ रही हैं, सब में होली का गाना है। और अभी भी बॉलीवुड का सबसे फेवरेट टॉपिक है होली। होली सेलिब्रेट करते हैं, होली पार्टीज होती हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। होली मुझे भी पसंद है बहुत, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रीडम की फीलिंग आती है, क्योंकि आप रंगों में, और आप फेस्टिवल के इतने मोड में होते हो, पकवान, मिठाई, ये कलर वलर सब कुछ करके आप आज़ादी के बहुत करीब है। होली मुझे लगता है आज़ादी के बहुत करीब ले जाती है। इसलिए अगर आप हिंदुस्तान में बोले तो मुझे लगता है कि बहुत सारे फेस्टिवल हैं, और हम तो फेस्टिवल की कंट्री हैं, पर होली दिल के बहुत करीब है। अच्छा चलिए, ओटीटी मान लीजिए गुल्लक ही, ठीक है, उसका एक एपिसोड है जो होली पर आधारित है ना? तो उसकी जो लाइन होगी, उसकी जो स्टोरी होगी 4 लाइन्स में, वो कैसी होगी? उसकी 4 लाइन में स्टोरी ये होगी कि वो जो 2 औरतें हैं ना, बिट्टू की मम्मी और शांति मिश्रा, वो अगर बोले कि हाँ होली हमको सेलिब्रेट करनी है हमारे स्टाइल में, और मर्द बेचारे वो बैक सीट पे हैं, उनको ना कुछ खाने को मिल रहा है ना कुछ भी, ये औरतें बोल रही हम बताएंगे होली तुमको कैसे करनी है ना? तो फिर वो जो परिवार होगा ना, वो अलग तरीके से। बिट्टू की मम्मी, आपको पता है, अगर उसका एक्टर को आप देखें, वो वाइल्ड। सुनीता राजवर जी हमारे शो पर थी पिछले हफ्ते, और हमने उनसे बातचीत की, मजा आ जाता अगर आप दोनों साथ साथ होते, और यहाँ पे हम अभी होली डिस्कस कर रहे होते। बहुत मजा आता है। अनु पहाड़ों से हैं, उत्तराखंड से हैं, और वो बहुत क्लोज टू लाइफ है वो कैरेक्टर। बिल्कुल। और मुझे लगता है हर
आपके घर के बगल में जो एक आंटी रहती हूँ, बिट्टू की मम्मी है। बिल्कुल। सो होली मतलब मुझे लगता है कि मैं गुल्लक के सेट पे करता या गुल्लक के किसी एपिसोड पे करता तो ये दो औरतों की पीओवी से ही करता। ये डिसाइड करती गेस्ट कौन होगा, ये डिसाइड करती कि मिठाई कैसे बनेगी, ये डिसाइड करती कि क्या सेलिब्रेशन के लिए क्या क्या चीजें। मर्दों को तो मैं साइड पे कर देता तो ये मैं करने वाला था। अच्छा, जब इतना आप, जैसे आपने खुद भी कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जब आप लिखते हैं तो आप एक औरत की तरह सोचते हैं, क्योंकि औरत भी एक सर्जन करता है, वो सर्जन करती है, पूरी दुनिया का सर्जन करती है। लेकिन ऐसा क्यों है दुर्गेश जी, आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअली महिला जो लेखिकाएं हैं इस इंडस्ट्री में बहुत कम है, और अगर है तो क्यों है कम? देखिए बॉलीवुड में तो नहीं है, मतलब आप उंगलियों पे गिन सकती हैं। मतलब मैं आपको 3-4 नाम बता पाऊंगा इस समय, पुराने से लेके भी। साहित्य में थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन फिर भी है, तो फिर भी है। हाँ, पर सिनेमा में तो हमारे यहाँ बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और देखिए वो वही वाली बात है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मर्दों को फर्स्ट मूवर एडवांटेज पहले मिली कोई भी चीज एक्सेस करने में। तो उस 70-80 साल 90 साल पुरानी इंडस्ट्री है, 100 साल हो गए हमारी इंडस्ट्री को, लगभग 31 में 100 साल हो जाएगा। पर क्योंकि मर्द पहले पहुंचे, मर्दों को ज़्यादा काम मिला, ग्रो किया। औरतें आ रही हैं और बहुत फोर्स के साथ आ रही हैं। ऐसा नहीं कि औरतों के आने की प्रोसेस स्लो है। अब OTT प्लेटफॉर्म्स में जो CEOs हैं, जो कंटेंट डिसाइड करने, वो आई थिंक हिंदुस्तान में 80% OTT प्लेटफॉर्म्स महिलाएं रन कर रही हैं। नाम नहीं लूँगा पर वो रन कर रही हैं। राइटिंग में, क्रिएशन में अभी भी उनका आना बाकी है, क्योंकि ये सेक्टर जो है ना वो बहुत अनश्योर है। यहाँ पे आपकी जॉब्स को लेके, जैसे होता है ना कि ट्रेडिशनल परिवार में पिता बोलता है कि बैंक की नौकरी कर लो, टीचिंग की जॉब कर लो, प्रोफेसर बन जाओ, रेलवे कर लो, तो बहुत सेफ एंड सिक्योर नौकरियां। जैसे कोई लड़की बोलेगी कि पापा मुझे लेखिका बनना है, तो पहले तो 80-90% तो डिस्कार्ड हो जाएगा ना। लड़का क्योंकि प्रिविलेज बैकग्राउंड से आएगा, फिर भी बोलेंगे अच्छा ठीक है 1 साल करके देख ले। लड़की को वो 1 साल भी नहीं मिलेगा। पर वो अब वो सारी चीजें शिफ्ट हो रही हैं, पर बहुत नंबर कम है। बिलीव मी, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। तो टाइम लगेगा, पर फोर्स बहुत तेजी से है, तो वो हो रहा है। और वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मर्दों को है इस बिजनेस में। तो सर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जैसे मतलब आप राइटर बनना चाह रहे हैं और फैमिली की तरफ से अलाउंस ना मिला हो? बहुत। अच्छा, तो कैसे टैकल किया आपने? तो वो लड़ाइयाँ कैसे थी? कभी काफी सारे लोग इस चीज से ना जूझ रहे हैं, तो हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा सा पता चलेगा कैसे टैकल किया आपने। बहुत लंबी लड़ाई है। मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में यही बोला है कि आपकी आधी लड़ाई अपने परिवार से लड़ने में निकल जाती है। और मैं ये तब बोल रहा हूँ जब मैं मर्द हूँ। और मुझे तो मर्दों ने सपोर्ट भी नहीं किया। मैं जब ग्रेजुएशन करना चाहता था लिटरेचर से, तो घर से कोई सपोर्ट नहीं था कि लिटरेचर क्यों पढ़ेगा तू, साइंस पढ़। तो मुझे साइंस नहीं पढ़ना था, मुझे फिजिक्स, मुझे नहीं समझ में आया कि फिजिक्स मुझे जीवन में क्या हेल्प करेगा। आज तक फिजिक्स ने मुझे कोई हेल्प नहीं करी। पर मेरी बहन और मेरी माँ ने, उन्होंने पैसे दिए और बोले जाके तुझे लिटरेचर पढ़ना, पढ़ ले। पिताजी को नहीं पता था। अच्छा। तो इसीलिए वो रिस्पेक्ट वहां से आई कि यार पापा ने तो सपोर्ट नहीं किया था, मम्मी ने सपोर्ट किया था, बहन ने सपोर्ट किया था। और फिर वहां से बहुत, मतलब एक तो 10-15 साल की जर्नी बॉम्बे के अंदर, जहाँ पे अच्छा कठिन इतना है कि आपके साथ के लोग आपसे आगे जा रहे होते हैं, वो घर बना रहे होते हैं, गाड़ियां खरीद रहे होते हैं, शादियां कर रहे होते हैं, बच्चे पैदा कर रहे होते हैं, और आप क्या कर रहे हो? स्ट्रगल कर रहे हो। तो हर बार आप, जैसे आपने पूछा ना होली दिवाली, कई बार ऐसा भी होता था कि फेस्टिवल में जाने का मन नहीं करता था कि यार कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में, तो क्या करेंगे जाके। सो वो आपको ना बस आपके क्राफ्ट पे भरोसा होना चाहिए कि यार नहीं मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा। क्योंकि आप समाज को जवाब देने जाएंगे ना तो फिर बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे। तो सर अभी गुल्लक 2 की सक्सेस के बाद फिर कैसा रिएक्शन था पेरेंट्स का? तब तो मतलब एवरीथिंग सेटल ना, 2 हैज चेंज्ड एवरीथिंग। लाइक कि 2 आया, 2 को कुछ 7-8 फिल्म फेयर मिले, बेस्ट कॉमेडी शो का फिल्म फेयर मिला। देन आई रोट सीजन 3, उसको अगेन मतलब OTT की स्पेस में गुल्लक इज द ओनली शो जिसको बैक टू बैक 2 साल बेस्ट कॉमेडी का फिल्म फेयर मिला। उसके बाद एवरीथिंग चेंज उनके लिए। और ऑल्सो इंटरव्यूज देख लेते हैं पेरेंट्स, तो उसको लगता है कि बच्चे ने कुछ किया है, अब तो हो गया। हाँ, न्यूज़पेपर, स्पेशली न्यूज़पेपर से जब पब्लिश होने लगा,
तो उनको लगा कि अब आई थिंक दूरदर्शन के बाद उनको लगेगा कि नहीं हो चुका है इसका। तो चलिए, Yeah. अच्छा क्या राइटर्स के अपने कोई सिग्नेचर कुछ होता है एक स्टाइल लिखने का? क्योंकि अगर हम गुल्लक के ही 4 सीजन्स की बात करूं ना, तो मुझे गुल्लक 1 और 4 और फिर 2 और 3 आपने लिखी है, राइट? Yeah. तो 2 और 3, 1 और 4 पे अंतर दिखता है, जी। तो क्या कोई एक सिग्नेचर कुछ होता है क्या? वॉइस होती है, वॉइस होती है? वॉइस होती है। सलीम जावेद की वॉइस थी, एंग्री यंग मैन उन्होंने क्रिएट किया था। यश चोपड़ा की वॉइस थी, आदित्य चोपड़ा की वॉइस है। अगर आप 90s का पूरा सिनेमा देखें, शाहरुख खान के जो राइटर्स थे उनकी एक वॉइस थी। महाभारत रामायण की एक वॉइस है, गुल्लक की एक वॉइस है, पंचायत की एक वॉइस है। मुझे ये लगता है कि अगर आपको एज ए राइटर आपकी वॉइस होगी ना, तो इसलिए आसान। वेस्ट में भी वॉइस है, क्लिंट ईस्टवुड की वॉइस है, क्रिस्टोफर नोलन की वॉइस है, सबकी एक वॉइस है। वो वॉइस पे अगर आप स्टिक रहे ना, तो जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि लोगों को पता होता है अच्छा ये तो ये लिख लेगा। गुल्लक लिखने के बाद मुझे इतने स्लाइस ऑफ लाइफ शोज के काम आया। मतलब हर दिन किसी का फोन आ रहा है कि एक शो है, परिवार का शो है, लिख दे। स्टीरियोटाइप भी लोग करते पर हैं। कभी ऐसा डर भी लगता है कि स्टीरियोटाइप ना हो जाए? बहुत है ना? बहुत डर है, बहुत डर है। क्योंकि क्या होगा ना कि मनोहर श्याम जोशी के साथ भी यही हुआ था कि उनको भी लोग बोले अच्छा आप ये लिखिए। कमलेश्वर के साथ भी यही हुआ था कि ये लिखिए आप। तो मुझे ये लगा कि यार गुल्लक के बाद सिर्फ गुल्लक ही नहीं कर, इसलिए मैंने मैडॉक की जो हॉरर कॉमेडी लिखी वो ब्रेक करने के लिए लिखी है। और मुझे अटेम्प्ट लेके ब्रेक करना था कि भाई एक गुल्लक तो लिख दिया है, हाँ। अब मुझे हॉरर कॉमेडी भी करनी है। मैं शक्तिमान भी लिख रहा था, जो टीवी सीरियल था, दूरदर्शन पे ही आता था। शक्तिमान अभी किन्हीं कारणों से रुका हुआ है, पर मुझे सुपर हीरो फिल्म भी लिखनी है। वो जॉनरा ब्रेक करने के लिए कि एज अ राइटर मुझे फुलफिलिंग नहीं लगेगा मैं सिर्फ परिवार की कहानियां लिखूंगा। मैं शायद सुपर हीरो भी लिखना चाहूंगा, मैं वायलेंस भी लिखना चाहूंगा। एज राइटर मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की कहानियां बड़े लेवल पे मुझे कहनी है, और वो फिक्शन में कहनी है, वो सब बचा हुआ है अभी। अच्छा, हमने आपके लिए ना एक छोटा सा गेम बनाया, लेकिन उससे पहले बस एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये है कि आपका सिग्नेचर स्टाइल क्या है, जो अगर आप कॉमेडी लिख रहे हैं तब भी दिखेगा कि ये आपने लिखा है, अगर आप हॉरर लिख रहे हैं, अगर आप एक क्राइम थ्रिलर लिख रहे हैं तब भी दिखेगा। व्हाट डू यू कंसिडर एज योर ओन सिग्नेचर स्टाइल? मुझे लगता है मीनिंग। ओके, कॉमेडी भी अगर आप गुल्लक की नोटिस करें तो उसमें लेयर्स हैं। कोई भी बात गैर जिम्मेदाराना तरीके से नहीं कही गई है। जैसे एक सीन है जहाँ पे बिट्टू की मम्मी कपड़ा पहन के आती है, नई साड़ी पहन के आई है, और वो छोटे बेटे से पूछती है कैसी लग रही हूँ मैं? और तो वो बोलता है खिड़की का पर्दा पहन के कहाँ उड़ी जा रही हैं। सरफेस लेवल पे आपको एज अ व्यूअर लगेगा कि खिड़की का पर्दा कह के छोटे बच्चे ने मजाक उड़ा दिया, पर पेट्रियार्की ट्रैवल कैसे करती है, बड़े से छोटे। अगर छोटा बच्चा ये बोल रहा है खिड़की का पर्दा, तो पेट्रियार्की आ गई है छोटे बच्चे के अंदर। इसलिए वो छोटे बच्चे से मैंने वो डायलॉग दिया था। मैं बीच वाले बेटे को भी दे सकता, बड़े बेटे को दे सकता, मैं फादर को भी दे सकता था, पर मैंने जानबूझ के छोटे बेटे को दिया, क्योंकि एज अ व्यूअर अगर आप दो चीजें ढूंढ रहे हैं तो मीनिंग ये है कि पेट्रियार्की छोटे बच्चे तक आ गई है, क्योंकि परिवार में पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है। वो बच्चे को किसी की साड़ी, तो मैं बचपन में जब देखता था, मेरी माँ बोलती थी कि कैसी लग रही हो, तो मेरे पिताजी या मेरे चाचा जी चाची को बोल देते थे हाँ ठीक है, खिड़की का चलो ना, ठीक है। तो हाँ, मैं भी हंसता था। फिर जब साहित्य, जब किताबें आई, तो वह नहीं हंसना नहीं है तुमको, ये गलत है। सो वहां से वो चीजें आई। तो मीनिंग, हॉरर भी लिखूंगा तो मीनिंग होगी, कॉमेडी में मीनिंग मैं ट्राई करता हूँ। शेल्फ लाइफ मीनिंग की हमेशा बड़ी होती है। आप पीकू देखिए, है ना, बाप बेटी के बीच की कहानी है। पीकू आप कभी भी बैठ के देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण वाली। वो हाहा फनी नहीं है, पर आपको सोचने पे मजबूर करती है कि जो पिता अपने बच्चों को पालता है इतने सालों तक, वो बच्चे उसको छोड़ के क्यों चले जाते हैं, इधर बेटा या बेटी। और इक्वालिटी की बात जब होगी, बेटी को इक्वालिटी तभी मिलेगी जब बेटी अपनी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी। तो वो भास्कर चैटर्जी जो कैरेक्टर है, वो यही बोलता है कि हमने तुमको पाला है, तो तुझे मेरे साथ रहना होगा बुढ़ापे में। पीकू बहुत बड़े लेवल पे बात करती है, पेरेंटिंग के ऊपर बात करती है कि पेरेंटिंग में माँ बाप जिस बच्चे को पालते हैं, बच्चा 20 साल में छोड़ के चला जाता है। 20 साल का जब होगा तभी तो माँ बाप को जरूरत है बच्चे की, अदरवाइज बच्चे की जरूरत नहीं है। ये पूरा एक डिस्कोर्स बाकी है, पूरा एक पेरेंटिंग के ऊपर तो इस देश में काम ही नहीं हुआ ना। कहानियां और बनेंगी। आ रही, मतलब अनिल कपूर सर के लिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, जहाँ पे वो एक ऐसे ही फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। बनारस में सेट है कहानी, नाम नहीं बताऊंगा, बनारस में सेट है कहानी, जहाँ पे वो अपने बेटे से ये बोल रहा है कि तू बनारस में नौकरी कर, अच्छा, तू बैंगलोर दिल्ली मत जा। बेटा बोल रहा है जॉब ही नहीं है, वो बाप बोल रहा है इधर ही रहना, तू मेरे साथ रह।
सो वो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बताऊं लोगों को कि, क्योंकि जमशेदपुर फॉर एग्जांपल IIT सबसे ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि पर माँ बाप अकेले हैं यार, पूरा का पूरा शहर अकेला है। सो वो लोनलीनेस के अराउंड, तो मैं बोल रहा कि वो वॉइस वहां भी, अगर कॉमेडी, पीकू कॉमेडी फिल्म थी अगर आप देखो, पर मीनिंग है उसमें ना, तो जो भी मैं कहूंगा मीनिंग होगी। हाल फिलहाल की कोई एक ऐसी फिल्म जो आपने देखी हो और आपको लगा कमाल की राइटिंग है, मतलब कमाल की स्टोरी टेलिंग, किसी भी भाषा की हो सकती है? हाँ, मतलब मैंने एक आई थिंक तमिल फिल्म देखी, सी प्रेम कुमार करके निर्देशक हैं, अरविंद स्वामी कार्ती की फिल्म है, मय्यरगन। हाँ, अरविंद स्वामी नानी की फिल्म है, कार्ती। मैं 10 बार रोया उस पिक्चर को देख के, इतनी सुंदर कहानी है। एक आदमी अपना गांव उसको छोड़ना पड़ता है और चेन्नई शहर जाना पड़ता है, और चेन्नई शहर में जाके वो 20 साल हो गए, उसकी बच्ची होगी, उसका परिवार, वो खुश नहीं है। एक दिन के लिए उसके अपने गांव जाना है और एक दिन उसको गांव में बिताना है। गांव और शहर के बीच की जो दूरी है ना, और जो माइग्रेशन की वजह से हुआ है, उसमें किसी की गलती नहीं है, रोजगार की तलाश में लोग चले जाते हैं, पर गांव तो मर्द रो रहे हैं उस पूरी फिल्म में, अगर आप नोटिस करो सारे मर्द रो रहे हैं। बिल्कुल, एक सीन खासकर उस मूवी का जिसमें वो अपनी बहन को पायल पहनाता है, कमाल का सीन है। अभी कहते कहते मेरे रोंगटे खड़े। अब देखिए वो 10 मिनट का सीन है, हाँ। है ना, वो तमिल या तेलुगु या फिर कन्नड़ या फिर मलयालम के लोग जो है रिस्क टेकर्स हैं। हिंदी में वो थोड़ी सी सैड है, जो 10 मिनट का सीन अपनी बहन को पायल पहना रहा है, हाँ। अपनी बहन को ज्वेलरी गिफ्ट कर रहा है, स्टेज पे है, एंड और स्टेज पे सबके सामने हो रहा है, और बहन बलाऊ कर रही है उसको। उसका पापा फोन पे रो रहा है, उसका मामा रो रहा है, ये आदमी रो रहा है, उसका दोस्त रो रहा है। आप देखिए पूरी फिल्म में मर्द रो रहा है। हिंदी फिल्म बताइए आप मुझे, कब देखा आपने? याद नहीं आता। अच्छा, अब हमने आपके लिए एक छोटा सा गेम डिजाइन किया है जी, तैयार हैं आप? हाँ, मतलब कभी इस तरह के गेम्स में नहीं, मतलब इतना स्पॉन्टेनियस तो नहीं, पर आई विल ट्राई। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो इस गेम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि हम आपको एक छोटा सा सिचुएशन देंगे, आधी अधूरी सिचुएशन होगी, इसको आपको पूरा करना है अपनी स्क्रिप्ट लिखकर। ओके, तैयार हैं आप? जी, तो कोशिश करते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सर आपकी सिचुएशन ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली है और वो डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं और सडनली डोर बेल रिंग होता है। आगे देन मिडिल क्लास फैमिली है, डोरबेल रिंग होता है जी, और मुझे लगता है कि फूफा जी आ गए। अच्छा, ओके। और फूफा जी आ गए और बोले हम 3 दिन रहेंगे, और वो मिडिल क्लास फैमिली की रूटीन चेंज होगी फूफा जी की वजह से, है ना। मैंने एक बहुत पहले एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी, मोहन राकेश और किसकी, मुझे लगता है मैं वैसा ही कुछ क्रिएट करूंगा, जहाँ पे रात में बिजली गई है और हस्बैंड वाइफ छत पे सो रहे हैं, और अचानक एक रिश्तेदार आता है, अब वाइफ को नीचे आना पड़ेगा, अब वो छत पे सोएगा। फूफा जी आ गए और क्या डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि फूफा जी तीन दिन रहेंगे और वो मिडिल क्लास का 1 या 2 कमरों का घर होगा। हाँ, तो एसी वाला जो कमरा होगा वो फूफा जी को मिलेगा। बस आप उसी पे अब आप सोच लीजिए कि उस कहानी में क्या होगा। 3 दिन फूफा जी एसी में सोएंगे, मई जून का महीना। काफी लोग रिलेट कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। सही बात है। चलिए, अब आपके लिए दूसरा सिचुएशन ये है कि जो फिल्म का या मान लीजिए आपके सीरीज के एपिसोड का जो हीरो है वो एक लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन सडनली एक लड़की को प्रपोज करता है और लड़की हाँ कर देती है। अच्छा, और वो ये मान के आया था कि लड़की ना कर देगी। हाँ। अब लड़की हाँ कर देगी, अब उसको समझ में नहीं आया, वो अपने दोस्तों से जाके बात करेगा कि भाई मान गई यार, ये तो बहुत सुंदर थी, मुझे लगा ही नहीं था। अरे हाँ बोल दी बे। हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया यार। अब उसके बाद जो प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसके कॉलेज या स्कूल की सबसे सुंदर लड़की ने उसको पहली बार में हाँ बोल दी, होता ही नहीं। इट्स अ फील गुड स्टोरी कि अब वो क्या करेगा अपने दोस्तों के साथ, यार कौन से रेस्टोरेंट जाना है, कहाँ पिक्चर देखनी है, पैसे भी नहीं है तो पैसे दे दे, उधारी। तो ये सब आएगा उसकी लाइफ में, क्योंकि लड़कियां पहली बार में हाँ नहीं बोलती, ऐसा लड़कों को लगता है, टंटे नहीं करते हैं। हाँ बोल दी तो उस लड़के की हालत खराब होने वाली है, तो चेंज कर दूंगा रूल। तो अगली सिचुएशन अब आपको हम देते हैं, ठीक है। अगली सिचुएशन ये है कि एक फैमिली है, वो एक नए घर में शिफ्ट हुई है और सडनली कुछ अजीब सी चीजें उन्हें वहां पे महसूस होती हैं। देन बहुत खतरनाक आइडिया है। आपका अपना अंदाज होना चाहिए। हाँ, मतलब मुझे लगता है जो अभी तक तो देखा है, ये जो मैं फैमिली से कपल बोलूंगा, ये कपल शिफ्ट हुआ नए घर में, ओके। और मुझे लगता है उनको शिफ्ट होते ही उनको लगता है कि कुछ अलग अलग चीजें हो रही हैं, पैरानॉर्मल। ये जो परिवार है, इनसे पहले यहाँ पे एक परिवार रहता था,
और वो EMIs नहीं भर पाया वो परिवार। अब वो EMIs नहीं भर पाया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ओहो। ओह। अब उनकी आत्मा भटक रही है। हाँ। अब EMI का प्रेशर इनके ऊपर आ गया। बोलिए हम तो मर गए क्योंकि EMI बहुत कठिन है। अब तुम EMI भरो। अब वो आत्मा चाह रही है कि नए लोग EMI भरे। लेकिन मैं ये सोचो, आप सच्चाई देखिए कि मरने के बाद भी अपना EMI मैंने बाद में EMI पीछा नहीं छोड़ेगी। अच्छा चलिए, कॉलोनी में चल रहा है क्रिकेट मैच, लड़के की गेंद खो गई। हाँ पूरी की पूरी कॉलोनी हाँ जुट गई है उस गेंद को ढूंढने में। हाँ, तो गेंद नहीं मिलेगी, सांप निकल आएगा। कि पूरी कॉलोनी अगर एक गेंद ढूंढ रही है तो कहीं से एक सांप निकल आएगा। हाँ। और वो अब कॉलोनी गेंद छोड़ के सांप को भगाने में लगी हुई है। अब सांप कैसे भगाएगी, सांप को पकड़ा जाएगा, वन विभाग वाले आएंगे। मैं कहानी का प्लॉट ही चेंज कर दूंगा। हाँ। गेंद ढूंढने में कोई फन नहीं है, सांप को भगाने में, सांप को ढूंढने में फन है। इमेजिन ना कि एक सोसाइटी में, एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनकी बॉल गुम गई। एक बच्चे ने अपनी मम्मी को बुलाया, दूसरे ने अपने पापा को बुलाया, सब संडे का दिन है और एक बड़ा सा सांप दिख गया। अब पूरा संडे उस सोसाइटी का जाएगा वो सांप को बाहर निकालने में, सांप को वन विभाग को देने में। और फिर एक घर में बन रहे होंगे पीले चावल वन विभाग वालों को भी खिलाने के लिए। हाँ, फिर एक सबके घर में खाना नहीं बना तो तहरी बनेगी शाम को। तहरी बनेगा, सब तहरी खाएंगे। दैट इज द मिडिल क्लास। वेरी वेरी वेल प्लेड। मजा आ जाता है वैसे इन सब को देखकर, और खासकर आपकी राइटिंग को जब देखते हैं ना तो ऐसा लगता है यार आपकी जो जिंदगी है ना वो रिवाइंड मोड पे चली गई है और आप फिर से वो सब खूबसूरत पल जी रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे समृद्धि आ जाती है ना तो जीवन का ना थोड़ा सा जो एक फन होता है ना, एक चार्म होता है, वो कहीं चला जाता है। लेकिन थैंक यू for bringing us those stories back. Thank you so much. Thank you for bringing us those memories back. थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, गुल्लक के बारे में बात करने के लिए, राइटिंग के बारे में बात करने के लिए। आई होप कुछ फ्रूटफुल बातें हो पाई हो, जो लोगों तक पहुंचे, तो लोगों को समझ में आए, और जो मैं कहानियां कहना चाह रहा हूँ उनमें बिलीव करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you for joining us on DD Morning Show. थैंक यू। नमस्कार। And happy Holi. हैप्पी होली।